हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अपने प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ में आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन 2020 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाई क्यूज़ को कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में 2016 से लेकर 2019 तक के सारे पीवाई क्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज जितने भी रिमेनिंग पीवाई क्यू अपने बचे थे 2020 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाई क्यू अपन पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पॉलिटी के जितने भी पीवाई क्यू थे पिछले 8 साल के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। सीरीज़ को फॉलो करते आइए। पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए चलेंगे। 2 पार्ट में वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। 4 4 साल में मैंने बाइफरकेट किया है भाई। 4 साल में 4 साल के पहले सारे पीवाईक्यू कर लेंगे और 4 साल में रिमेनिंग के सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि इस सीरीज़ से आपको अपने प्रीलिम्स 2024 के प्रीलिम्स में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट से पता लग जाएगा कि भाई कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को और किस सब्जेक्ट को हमें मैक्सिमम रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है जैसे कि हर बार कि भाई जब मैं पीवाई की सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको भी वहीं सॉल्व करने हैं। और जो भी चीज़ मैं डिक्टेट करवाता हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको लिखवाता हूँ, उस चीज़ को लिखते हुए चलिए ताकि आपके एक नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये प्योर ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करिए, पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने 2024 के प्रीलिम्स में। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। 2020 से क्वेश्चन ले रहे हैं और 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे अपन कंप्लीट कर लेंगे। एंड सेकंड थिंग, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2016 से 19 तक के जब अपन ने पीवाईक्यू करे थे मॉडर्न हिस्ट्री के, एंड 2020 से और 2023 तक के आज जो पीवाईक्यू अपन करेंगे, अगर अपन दोनों 4 साल और 4 साल को कंपेयर करें तो इस 4 साल में 2020 से लेकर 2023 तक मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं एज़ कम्पेयर टू 2016 टू 2019 तक। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन जो है 2020 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 27वां क्वेश्चन पूछा गया अपने यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने हर बार बताया, नंबरिंग जो है आपके पेपर की नंबरिंग है, मैंने नहीं डाला 27वां क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी सीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया वो मॉडर्न हिस्ट्री से था। क्वेश्चन क्या था देखते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा है और ये आपका बेसिक का स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम में अच्छा खासे से दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के लिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीलिम्स के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट है, प्लस एनसीईआरटी तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की मिस करनी नहीं है। मैं हरदम इस पर फोकस करता हूँ, हरदम इस पर जोर देता हूँ कि भाई एनसीईआरटी को स्किप मत करिए। नाउ द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है इन्विटेशन टू अ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लास्ट पार्ट में मैंने पार्ट फर्स्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री का आया था, मैंने वहाँ पे ये पूछा था कि कितनी आरटीसी हुई थी, ठीक है। कौन सी आरटीसी में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, बी आर अम्बेडकर जी ने किया और जिन्ना ने किया। ये सारे आपको क्वेश्चन बताने थे, आंसर बताने थे, लेकिन आप आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको ही अपनी प्रिपरेशन पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे क्या कहता हूँ हर बार कि जब तक एक्टिव स्टडी नहीं होगी ना, पैसिव रीडिंग करते जाओगे, पैसिव स्टडी करते जाओगे, यूपीएससी में आपको इतना गेन देखने को नहीं मिलेगा। जितनी एक्टिव रीडिंग करोगे, जितनी एक्टिव स्टडी करोगे, उतना ही ज़्यादा आउटपुट रेशो देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे आरटीसी का लास्ट में क्वेश्चन पूछा था पार्ट फर्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का, आपने आंसर नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देख लीजिए आरटीसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया। क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पुट करता हूँ यहाँ पे, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ, वो ऐसे ही नहीं पूछ लिया कि चलो पूछ लेते हैं। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। नाउ सेकंड जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस promulgated in connection with the civil disobedient movement। थर्ड स्टेटमेंट जो दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेस। फोर्थ स्टेटमेंट जो दिया, रिलीजिंग ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। बताइए आंसर क्या है, 1 1 2 4 3 या 2 3 4, बताइए। सॉल्व करने की कोशिश करिए। बेसिक का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट है। इसको मैं क्वेश्चन को मीडियम लेवल में डालूंगा, ना तो ये हार्ड है ना ये इजी है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अगर गांधी इरविन पैक्ट के जितने भी प्रोविज़न जो थे, ठीक है, जो गांधी जी ने एग्रीड किए थे, जो गांधी जी ने डिसएग्री किए थे, इरविन ने जो प्रोविज़न एग्री करे थे और जो इरविन ने डिसएग्री किए थे विद गांधी जी, जितने भी प्रपोजल थे वो सारे के सारे, जितने भी प्रोविज़न थे वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए और सीधा सीधा अच्छा खासा स्पेक्ट्रम में डिफाइन है। बताइए, इस क्वेश्चन को कोई भी गलत मत करिएगा। बेसिकली गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था भाई, 5 मार्च
को हुआ था, कब? 1931 में, आफ्टर द सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930 के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री ऑन अ टू डिमांड बाय द गांधी जी। बेसिकली गांधी जी की जो दो डिमांड जो थी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किए थे। वो कौन कौन सी डिमांड थी? एक तो ये वाली, थर्ड वाली, एक्सेप्टेंस ऑफ द गांधी जी सजेशन फॉर द इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सिस। गांधी जी ने कहा कि भाई इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सिस, ये जो डिमांड जो थी गांधी जी की, वो इन्होंने एग्री नहीं की थी। किसने? इरविन ने। इरविन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और सेकंड जो डिमांड गांधी जी ने करा, उन्होंने कहा कि भाई जो भगत सिंह और उनके कॉमरेड जो हैं उनको आप डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। उन्होंने उस पर भी एग्री नहीं करे। ये जो दो इन्होंने डिमांड करी गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट में, ये दो डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी गई गांधी इरविन पैक्ट में। ये भी चीज़ लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रम में अच्छे खासे से डिवाइड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जो हुआ था। प्लीज़ इसको आज जाके रीड करिएगा अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो, ठीक है। गांधी जी एग्री ऑन सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द नेक्स्ट आरटीसी। बेसिकली 3 आरटीसी हुई थी 1930, 31, 32 में, ठीक है। फर्स्ट आरटीसी होने के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में इन्होंने ये बोला, गांधी जी एग्री हो गए, भाई सेकंड जो आपकी आरटीसी जो हो रही है 1931 में, इसमें हम जो है पार्टिसिपेट कर लेंगे आईएनसी। बेसिकली आईएनसी का पार्टिसिपेशन होना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अदर पार्टी, अदर मेंबर कितना ही ज्वाइन कर ले, जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेगी आरटीसी का, उसका कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो गांधी जी एग्री हो गए, ठीक है भैया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को जो है डिसकंटिन्यू कर देते कुछ टाइम के लिए। लेकिन 1932 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फिर चालू हुआ, 32 में ही ये क्या हो गया था, बंद हो गया था, ठीक है। तो एट दैट टाइम गांधी इरविन पैक्ट के टाइम गांधी जी एग्री टू सस्पेंड द सीडीएम एंड सेकंड थिंग पार्टिसिपेट इन द सेकंड आरटीसी में हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन इनकी दो डिमांड पे वो एग्री नहीं हुए थे गांधी इरविन पैक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की, भाई आप जो है इंक्वायरी इंटू द पुलिस एक्सिस, इस पे एग्री नहीं हुए थे। और दूसरा जो है भगत सिंह एंड इट्स कॉमरेड की आप लाइफ डेथ सेंटेंस से आप इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दीजिए, ठीक है। नाउ समझ आया? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए मुझे कि गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको क्या बोला कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन होना जरूरी था आरटीसी में, और इन्होंने इन्वाइट किया कि भाई आप आइए और आरटीसी में पार्टिसिपेट कीजिए, गांधी जी इससे एग्री हो गए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे राइट होगा तो सी एंड डी को एलिमिनेट कर दोगे। अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा, क्लियर है। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रमोलगेटेड इन अ कनेक्शन विद द सीडीएम। मैंने कहा था कि सीडीएम का सस्पेंशन गांधी जी एग्रीड हो गए थे कि भाई कुछ समय के लिए हम सीडीएम जो है सस्पेंड कर देते, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। आंसर तो आपके सामने आ ही गया कि बी होगा इसका आंसर। लेकिन जो डी जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है एक्सेप्टेंस ऑफ द गांधी जी सजेशन फॉर द इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सिस, ये जो डिमांड थी गांधी जी की ये इन्होंने एग्री नहीं करा था। और दूसरी जो डिमांड थी जिस पे एग्री नहीं हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिया। फोर्थ स्टेटमेंट जो था गांधी जी की डिमांड थी रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज इन विद द वायलेंस, ये भी एग्री हो गए थे, ठीक है। नाउ तो आंसर क्या होगा इसका? बी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। जिस भी स्टूडेंट का प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी इस बार भी आ सकता है 2024 में भी। इस टॉपिक को जाके आज ही देखिएगा क्या क्या प्रपोजल थे, किस पे एग्रीमेंट हुआ था, किस पे डिसएग्रीमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, इसका आउटकम क्या आया था और किस रीज़न से ये गांधी इरविन पैक्ट को लाया गया, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी जाके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और नॉट ओनली द प्रीलिम्स बट ऑल्सो द मेंस। 28th क्वेश्चन जो है आपके 2020 एग्जाम में पूछा गया, द वित्तल वधुवंशक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑर्डिनेंस वॉज पब्लिश्ड बाय। सिंपल सा पूछा है कि भाई ये एक मंथली जर्नल है, विट्ठल विध्वंसक किसने पब्लिश करा? 4 पर्सनैलिटी हैं, गोपाल बाबा वलंगर कर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी एंड भीमराव अंबेडकर। बताइए। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आता है, तो तुक्केबाजी इन क्वेश्चनों में मत डालिएगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट इनमें तुक्के लगाते हैं, ठीक है, गैस वर्क अपना यूज़ करते हैं। गैस वर्क जो होता है ना, जो आप गैस करते हो किसी भी आंसर को, वो भी एक बेसिकली स्मार्ट टेक्निक से होता है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन का कुछ अता पता ही नहीं है और फिर आप कह रहे हो गैस वर्क है, वो गैस वर्क नहीं है, वो तुक्केबाजी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्लीज़ गैस वर्क भी लगा रहे हो या फिर तुक्केबाजी भी लगा रहे हो, तो तुक्केबाजी तो लगाओ मत, क्योंकि नेगेटिव लेके जाओगे। और गैस वर्क भी अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे एक सोच समझ के रुक के, अगर कुछ भी पता है बैकग्राउंड में तो ही ये अटैम्प्ट लेना, अदरवाइज मैं ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने को ही कहूँगा अगर नहीं पता है तो, क्योंकि नेगेटिव ही लेके जाओगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। आंसर बताइए भाई, विट्ठल विध्वंसक किसने लिखा था? जर्नल है, बताइए।
ये जो लिखा था वो लिखा था गोपाल बाबा वलंकर। वलंकर जो है वो मेहर फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, ये जो बुक पब्लिश हुई वो हुई 1889 में। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो गोपाल बाबा वलंकर जो है ये ऑल्सो रिटर्न अ मैनी आर्टिकल इन अ मराठी लैंग्वेज। ठीक है, न्यूज़पेपर जो आप बहुत सुधारक एंड दीनबंधु। आप मुझे ये बताइएगा, ये इसका आंसर देखिए दीजिएगा कि सुधारक और दीनबंधु किसका वर्क है? सुधारक एंड दीनबंधु किसका वर्क है? इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, विठल विद गोपाल बाबा वलंकर ने इन दोनों न्यूज़पेपर में भी क्या लिखा है, अपने आर्टिकल्स को लिखा है इन मराठी लैंग्वेज। ठीक है, नाउ आंसर क्या है इसका? ए, गोपाल बाबा वलंकर। सेकंड क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। बताइए इसका आंसर। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे या फिर स्किप करके आए थे। बहुत ही ऐसे कम स्टूडेंट थे जिनको इसका आंसर पता था। लेकिन मैं आपको एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं रखमाबाई। ठीक है, इनका बारे में अच्छा खासा सा स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इनकी मैरिज स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इन्होंने एक पर्सन से शादी करी, इनकी एक कम एज में मैरिज हो गई थी, उसके बाद इन्होंने उस पर्सन के साथ रहने से रिफ्यूज़ करा एंड सो ऑन। ये सारी की सारी जो है वो स्पेक्ट्रम में भी दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। रुकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट है वुमन राइट टू गेन एजुकेशन, सेकंड स्टेटमेंट है एज ऑफ कंसेंट, थर्ड स्टेटमेंट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। बताइए, कोशिश करिए। इसका आंसर है बेसिकली बी, एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। फर्स्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, बेसिकली शी वॉज इन्वॉल्व इन द लीगल केस दैट कंट्रीब्यूट टू द इनेक्टमेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ठीक है, जितने भी एक्ट्स हैं प्लीज़ इनको याद रखिए, चाहे एज ऑफ कंसेंट एक्ट हो, चाहे फैक्ट्री एक्ट हो, चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्ट हो, जितने भी एक्ट हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम, वो सारे के सारे प्लीज़ उनको देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, आंसर क्या है इसका? सेकंड एंड थर्ड, एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। भाई 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिगो का कल्टीवेशन डिक्लाइन क्यों हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन स्किप तो नहीं करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपका दो चीज़ काम आएगी, एक तो कॉमन सेंस काम आएगा और एक आपकी नॉलेज काम आएगी। ठीक है, ओनली नॉलेज के बेसिस पे करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप इसको गलत भी कर सकते हो और सही भी कर सकते हो, लेकिन नॉलेज प्लस कॉमन सेंस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली इसका आंसर राइट ही लगा के आओगे। सॉल्व करने की कोशिश करिए। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। फर्स्ट स्टेटमेंट है पीजेंट रेजिस्टेंट टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर। ठीक है भाई। बी है इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। सी है नेशनल लीडर अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। डी है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर। बताइए, देखिए अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे तो सी ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर जाओगे। ठीक है, सी ऑप्शन की नेशनल लीडर अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो नॉट पॉसिबल। बताइए इसका आंसर, सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है आपके हिसाब से। और आपको बता दूं कि जो इंडिगो जो है इसको अपन ब्लू गोल्ड भी कहते थे। ब्लू गोल्ड कहने का रीज़न ये था क्योंकि ये इसकी जो डिमांड जो थी, इसकी डिमांड जो थी हाई थी। ये हाई क्यों थी? बेसिकली इट्स अ ट्रेडिंग कमोडिटी एंड इंडियन सॉइल जो थी वो हाईली सूटेबल थी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो। ठीक है, आपको पता है कि मैक्सिमम जो इंडिगो जो था वर्ल्ड में वो कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ? इंडिया से जा रहा था। ठीक है ना, क्योंकि इंडियन सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है बी, इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। हुआ क्या, 1819 में एक पर्सन थे कार्ल ह्यूमन। कार्ल ह्यूमन नाम नहीं सुना होगा आज तक। ठीक है, 1819 में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक इंडिगो कलर फाउंड करा फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन बेसिक या एक सॉल्यूशन है, उससे इन्होंने क्या करा कि इंडिगो कलर, ठीक है ना, वो क्या करा इन्होंने बनाया। उसके बाद एक कंपनी है BASF। ठीक है, प्रेजेंटली बेसिकली अ मल्टीनेशनल
केमिकल इंडस्ट्री है, बीएसएफ, उस टाइम पे इसको बीएसएफ कहते थे। इन्होंने क्या करा, एक सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन करा, और ये हुआ 1897 में। सिंथेटिक इंडिगो आने के बाद जो हमारे जो पीजेंट जो थे, फार्मर जो थे, वो जो इंडिगो जो कल्टीवेट जो करते थे, उसकी जो डिमांड जो है वो कम होगी, क्योंकि एक तो सिंथेटिक इंडिगो का प्राइस कम था और ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू द इंडिगो ग्रो इन इंडिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो डिमांड ऑफ इंडिगो जो है वो डिक्लाइन होगी इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, बिकॉज इन्वेंशन सिंथेटिक इंडिगो वर इंट्रोड्यूस। इसके कारण क्या हुआ, मैनी फार्मर इन इंडिया वर लेफ्ट विद द टन ऑफ इंडिगो अलोंग विद देयर डेप्थ एंड नो वन वॉज विलिंग टू व्यू इट। ठीक है, कोई खरीदने को तैयार नहीं, भाई सिंथेटिक इंडिगो आ गया, बेटर इंडिगो आ गया, बेटर कलर है, ठीक है ना। इसके कारण क्या हुआ कि बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में द डिमांड ऑफ द इंडिगो जो है वो क्या हो गई, डिक्लाइन होगी। ठीक है, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ये भी लगेगा कि ये भी सही है, या गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर, ये भी लग सकता है। ठीक है ना, इस पर आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अपन को अप्रोप्रिएट आंसर निकाल के देना होता है, तो इसका आंसर जो है बी है। इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। क्या न्यू इन्वेंशन था, सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन हुआ था बेसिकली इन 1819। ठीक है, कार्ल सुमन ने किया था। देन बीएसएफ एक कंपनी है जो मैंने आपको बताया अभी, ये मल्टीनेशनल केमिकल इंडस्ट्री है, इन्होंने 1897 में क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ इंडिगो जो कल्टीवेट जो हो रहा था उसकी डिमांड जो होगी डिक्लाइन होगी इन द वर्ल्ड मार्केट। ओके, नाउ 34 का जब बात करते हैं, वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता। ठीक है, पहली बात तो ये भी आपको पता चल गया भाई, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में जो बनाया वो किसने बनाया, वेलेस्ली ने बनाया। ठीक है, इनका नाम जो था वो था लॉर्ड रिचार्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली के नाम से बहुत सारे नेम हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट 1 है, ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंदन टू डू सो। सेकेंड है, ही वॉन्टेड टू रिवाइव द इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड द विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है, ही वॉन्टेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। बेसिक का क्वेश्चन है, अगर ढंग से पढ़ा होगा चीज़ों को तो इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो तो आप रेस से आउट हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, उसका डेफिनेटली आंसर राइट होने ही वाला है, क्योंकि ये बेसिक का क्वेश्चन है। इसमें आपकी नॉलेज ही काम आएगी, नॉलेज ही काम आने वाली है इसमें। बताइए इसका आंसर क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि लॉर्ड रिचार्ड वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता बिकॉज ही वॉन्टेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। दैट्स वाई द आंसर इज डी। इसका आंसर क्या है, डी। एक और चीज़ बताइएगा, हाँ एक और चीज़ लिखिएगा कि जो लॉर्ड रिचार्ड वेलेस्ली है, ये जो है गवर्नर जनरल जो रहे इंडिया के बिटवीन द 1798 से लेके 1805 तक, एंड लेटर ही सर्व एज द फॉरेन सेक्रेटरी इन द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई ब्रिटिश में, इंग्लैंड में हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविलियंस, वहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे जो इस्टेब्लिश करा विलियम कॉलेज, उसका ये रीज़न था कि जो लैंग्वेज बैरियर जो था इंडिया में ब्रिटिशर्स के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए ही वांटेड टू ट्रेन अ ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस इन इंडिया। ठीक है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज टू बी अ सेंटर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा नहीं था वहाँ जाके इंग्लैंड में कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है फॉर द सिविलियन, वहाँ भी है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के लिए जो एक लैंग्वेज बैरियर बना हुआ था उसको मिटिगेट करने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई कि हम ब्रिटिश सिविलियन को जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से इंडिया में ही ट्रेन करेंगे, ताकि जो लैंग्वेज बैरियर जो है ये भी ख़त्म हो। ठीक है ना, आंसर इज डी। ओके, नाउ 35 क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमलुट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। देखिए, अगर अच्छे से स्पेक्ट्रम रीड करी है तो आंसर होगा राइट। अगर स्पेक्ट्रम बिटवीन द लाइंस या फिर लाइन टू लाइन नहीं पता है तो आंसर होगा इसका रॉन्ग स्टूडेंट्स का।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछा है, आंसर बताइए इसका। विद द रेफरेंस ऑफ टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट tumult इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? रिवोल्ट 1857, मपिला रिबिलियन इन 1921, इंडिगो रिवोल्ट 1859 और बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1819 टू 1900। ये सारे के सारे जितने भी इवेंट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के बारे में कुछ नहीं पता है तो आज ही जाके सबके बारे में पढ़िए, क्योंकि सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी बोला है, जितने भी रिवोल्ट है, रिबिलियन है, इवेंट जितने भी ज़्यादा या अपराइजिंग जो हैं जितनी भी, ये सारी की सारी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसका आंसर है डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1890 टू 1900। ठीक है, नाउ 2021 के क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री से 2021 में। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? बताइए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको इजी क्वेश्चन में डालूंगा, क्योंकि आपसे सिंपल सा पूछा है कि भाई फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज की फैक्ट्रीज बता दीजिए कहाँ कहाँ थी। भरूच में थी, चिकागोल या फिर तिरुचिरापल्ली? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री जो थी वो लोकेट थी भरूच में ओनली। ठीक है, लेकिन नॉट ओनली द भरूच, और भी थी, लिख लीजिए। सूरत में भी थी, अहमदाबाद में भी थी, आगरा में भी थी, मसूलीपट्टनम में भी थी। नॉट चिकागोल एंड तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे नहीं थी इनकी फैक्ट्री इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। भरूच, सूरत, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम। ओके, नाउ आंसर इज ए। 42nd क्वेश्चन ऑफ अवर 2021 यूपीएससी सीएससी एग्जाम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये देखिए, मॉन्टेग्यू चैमफॉर्म रिफॉर्म। मैंने आपसे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर नोट डाउन कर लीजिए। 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों ना हो, अगस्त ऑफर क्यों ना हो, क्रिप्स मिशन क्यों ना हो, कैबिनेट मिशन प्लान क्यों ना हो, इससे पहले के बिफोर द आईएनसी फॉर्मेशन से पहले जितने भी चार्टर एक्ट हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट हैं, चाहे पिट्स एक्ट क्यों ना हो, ये सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन पूछे जा। अब तो आप खुद भी इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि किस टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं सारे के सारे पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ। इसका बेनिफिट आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि मोस्टली 15 से 20 थीम होंगे जहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे बार बार। और वहीं से देखिए, मॉन्टेग्यू चैमफॉर्म रिफॉर्म 1990 से मेरे हिसाब से भी नहीं तो चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा पिछले 7-8 साल के टेन्योर में यूपीएससी के, 2016 से लेके 2023 से लेके। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। 1909 का एक्ट, 1935 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, अगस्त ऑफर, इनसे 1937 के आईएनसी के इलेक्शंस, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। द मॉन्टेग्यू चैमफॉर्म रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड द ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन्स अबव द एज ऑफ 21। सेकेंड स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव द वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। आंसर बताइए इसका, सॉल्व करने की कोशिश करिए, बेसिक का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेसिकली बी, Montagu Chelmsford Reform 1900 recommended the granting the voting right to all the women above the age of 21, no. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे आया, वुमेन्स को रिजर्व सीट भी दी गई लेजिस्लेचर में, वोटिंग राइट भी दिए गए वुमेन को, और इलेक्शन कंटेस्ट है इलेक्शन, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बी, फर्स्ट रॉन्ग। 43 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 2021 एग्जाम का। विद द रेफरेंस ऑफ द 8 अगस्त 1942 in Indian history, which one of the following statement is are correct? Statement 1 is Quit India resolution was adopted by AIC, All India Congress Committee, AIC. B statement, the Viceroy Executive Council was expanded to include more Indians. C option, the Congress Ministry resigned in 7 provinces. D option, Cripps proposed an Indian Union with full dominant status once the Second World War was over. बताइए कि भाई 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। क्वेश्चन है इजी, देखो आप ये सोचोगे कि ये हार्ड क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा पूछा है कि कौन सा इवेंट 8 अगस्त 1942 में हुआ था अपने इंडियन हिस्ट्री में। बताइए आंसर इसका। बेसिकली द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियन, ये हुआ तो 8 अगस्त को ही था, लेकिन ये 1940 में हुआ था, अगस्त ऑफर जब आया था।
ठीक है, कि भाई वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हम इसमें बड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे और इसमें इंडियंस को ज़्यादा सीट्स देंगे, ऐसा बोला इसमें अगस्त ऑफर को। ये भी 8 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन इसलिए उसको अगस्त ऑफर बोलते हैं, लेकिन ये 1940 में हुआ था, वो 1942 की बात हो रही है। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन अ 7 प्रोविंसेस, ये बेसिकली ये हुआ था 1939 में। 1942 में ऐसा नहीं हुआ था कि जब इलेक्शन 37 हुआ उसके बाद जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन फॉर 7 प्रोविंसेस। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको पता है, अगर अच्छे से पढ़ा है, तो रिज़ाइन करने का रीज़न क्या था? स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है अच्छे खासे से, अगर पढ़ा होगा तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन इन अ 7 प्रोविंसेस, रीज़न बता दीजिएगा। ये हुआ कब रिज़ाइन करा? 1939 में, आफ्टर द आईएनसी के इलेक्शन होने के बाद, 1937। ओके, नाउ डी ऑप्शन, क्रिस्प प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद अ फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर। ये बेसिकली हुआ था मार्च 1942, हुआ तो ये भी मार्च में था, 1942 में, लेकिन कब हुआ? मार्च में। ये पूछ रहा है 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। आंसर इज ए। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा अगर पता हो तो, कि कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करा 7 प्रोविंसेस में क्यों किया और ये कब किया था? 1939 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश? बताइए, आंसर बताइए इसका, कि भाई सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजनर को ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश, बताइए आंसर। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजनी नायडू? आंसर इज सी, मोहनदास करमचंद गांधी। और ये कब करा था इन्होंने? ये करा था जब वो यरवरा जेल में थे इन 1930। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज associated as a secretary with Hindu female school which later came to be known as the बैथुने फीमेल स्कूल? ये बैथुने फीमेल स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नॉन एज द बैथुने फीमेल स्कूल? एनी बसंत, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू? डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने स्पेक्ट्रम से, बताइए 46 का आंसर क्या होगा? बेसिकली ये हिंदू फीमेल स्कूल जो इस्टेब्लिश हुआ वो हुआ 1849 में, और इसका जो रीनेम हुआ बैथुने फीमेल स्कूल वो हुआ बेसिकली 1856 में। अब इससे बताइए कि कौन एसोसिएट हैं इससे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी ये पर्सनैलिटी दी हुई है ना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है, सारा कुछ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में सारा कुछ पढ़ के जाइएगा। एंड ईश्वरचंद्र विद्यासागर एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल। ओके, नाउ 47th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड जीएस धिल्लोन आर मेंबर एज? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए इसका। ऑप्शन ए है लीडर ऑफ द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, बी ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, सी ऑप्शन है मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डी ऑप्शन है ऑफिसर ऑफ द आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी। जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा कॉमन से थोड़ा दिमाग लगाया होगा वो बी और सी तो देखते ही एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ना तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और ना ही ये अंतरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे, या तो ये लीडर ऑफ द स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट के लीडर्स है, या फिर ऑफिसर ऑफ द आईएनए। और जिसने पढ़ा होगा तो वो तो फाइनल आंसर पे पहुंच ही जाएगा। इसका आंसर है बेसिकली डी, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड जीएस धिल्लोन ऑफिसर्स ऑफ द आईएनए। एंड एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, ये तीनों ही जो थे ट्रस्टेड कलीग ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, ऑल थ्री। ठीक है, याद रखिएगा, ये जितने भी तीनों नाम मैंने बोले, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, जीएस धिल्लोन, ये कौन थे? ऑफिसर्स ऑफ आईएनए, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ आईएनए एंड ट्रस्टेड कलीग ऑफ नेताजी। ठीक है, नाउ 2022 के क्वेश्चन लेते हैं। 51 क्वेश्चन जो है 2022 का वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया। क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
In the Government of India Act 1990, the function of the provincial government were divided into the reserved and transferred subject. Which of the following treated as the reserved subject? Administrative justice, लोकल सेल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। बताइए। देखिए फिर 1919 आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 दूसरा क्वेश्चन है 2020 में इसी यहीं से क्वेश्चन आया, 2022 में फिर यहीं से क्वेश्चन आया। थीम देख रहे हैं कैसे रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। उसी ही थीम से 15-20 ले दे के मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने अभी तक आपको थीम बता दी होंगी, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। और उन्हीं ही टॉपिक्स को मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि उन्हीं टॉपिक को मैक्सिमम रिवाइज करिए, पहले प्रायोरिटी बेसिस पे स्टडी चालू कर दीजिए इस टाइम पे तो बिल्कुल, ठीक है। सिलेबस कवर करना है, लेकिन सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, ये बहुत आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल रहेगा। बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइड इनटू द रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये सबने पढ़ा ही होगा अगर बेसिक्स कंप्लीट होंगे तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 जब आया तो इन अंडर दिस एक्ट रिलैक्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंटर एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक द लॉ इन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट। वहाँ दो लिस्ट बना दीजिए, ये सेंटर की लिस्ट है, ये प्रोविंसेस की लिस्ट है। पर्टिकुलर सेंटर के लिस्ट में काफ़ी कुछ सब्जेक्ट डाले, इस प्रोविंसेस की लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डाले। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फिर डिवाइड करा फर्दर, कुछ सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में डाले और कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफ़र लिस्ट में डाले। अब ट्रांसफ़र और रिजर्व लिस्ट क्या होती है, बेसिकली हुआ क्या कि जो भी रिजर्व लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स जो हैं और जो भी ट्रांसफ़र लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है, रिजर्व लिस्ट में वो सब्जेक्ट डाले हुए जो कि मोर इम्पॉर्टेंट हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ट्रांसफ़र लिस्ट में वो सब्जेक्ट डाले जो कि मोर इम्पॉर्टेंट हैं, लेस इम्पॉर्टेंट हैं सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब एजुकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा कि लेस इंपॉर्टेंट होगा? उनके लिए तो लेस इंपॉर्टेंट है, बट नेशन के ग्रोथ के लिए तो मोर इम्पॉर्टेंट है। तो वो किस में डालेंगे एजुकेशन को? एजुकेशन में उन्होंने डाला ट्रांसफ़र लिस्ट में। हेल्थ बेसिकली नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तो लेस इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसको किस में डाला? ट्रांसफ़र लिस्ट में डाला। तो जब इन्होंने लॉ मेकिंग पावर डिवाइड करी, भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें लॉ बना सकती है, तो बेसिकली हुआ क्या कि रिजर्व लिस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। भाई जो भी ट्रांसफ़र रिजर्व लिस्ट में जो भी मैटर हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? गवर्नर करेगा विद देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, विदाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एट दैट टाइम। तो यही तो इनकी डिमांड थी आईएनसी की कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। ट्रांसफ़र लिस्ट में जो भी एडमिनिस्टर्ड है बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसलिए जो भी ट्रांसफ़र लिस्ट में जो भी मैटर डाले गए उसमें जो भी डिसीजन होगा दैट वो रिस्पॉन्सिबल बाय द मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, लोकल सेल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। रिजर्व लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? हालांकि इस क्वेश्चन को मैं मीडियम क्वेश्चन में डालूंगा। उसका रीज़न देखिए, आज भी मैं आपसे बोल लूँ कि भाई सेंटर और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इन तीनों में कौन, मैं आपको 10 सब्जेक्ट दे दूँ सपोज एग्जांपल, 10 सब्जेक्ट आप मुझे बता दीजिए भाई सेंटर में कौन से हैं, स्टेट में कौन से हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना डीप जाके कोई नहीं देखता, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से सोचेंगे तो उनके लिए पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पुलिस तो उन्होंने रिजर्व लिस्ट में डाला होगा, तो ए तो एलिमिनेट हो गई। लैंड रेवेन्यू, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड भी इनके लिए होगा, तो इनके लिए डी भी एलिमिनेट होगा, ठीक है। आंसर या तो बी या सी में से। अब आप अटकोगे फर्स्ट और सेकंड में, दोनों तो सही हो नहीं सकते, एक सही होगा एक गलत होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या लोकल सेल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? लोकल सेल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नॉर्मल चीज़ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। अगर क्वेश्चन कभी काफ़ी नहीं होता तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा तरीके से करिए, क्वेश्चन को अटैम्प्ट लीजिए, इजीली कर लोगे। अगर आपको पता होगा कि रिजर्व लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसफ़र लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और ट्रांसफ़र लिस्ट और रिजर्व लिस्ट का मतलब क्या है, भाई जब भी रिजर्व लिस्ट है उसमें एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है।
ट्रांसफर लिस्ट में जो भी हैं एडमिनिस्टर बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सो द आंसर इज सी। ओके, नाउ 53 क्वेश्चन देखिए। जो भी चीज़ मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करता जाता हूँ, मैं आपसे फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, उसके नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने यूपीएससी सीएससी 2024 के एग्ज़ाम में। 53 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर: वीरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। हु ऑफ द अबव वॉज वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गद्दार पार्टी। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये जो गद्दार पार्टी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है स्पेक्ट्रम में। अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज जाके इस टॉपिक को पढ़ लेना, गदर पार्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि कौन कौन पर्सन इससे एसोसिएट थे, ये बता दीजिए आप। वीरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। एक रास बिहारी बोस है, एक रास बिहारी घोष है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बोस और घोष में। यहाँ पे रास बिहारी बोस लिखा। आंसर बताइए इसका 53 का। आंसर है बेसिकली डी, रास बिहारी बोस। ना तो जोगेश चंद्र चटर्जी और ना ही वीरेंद्र कुमार घोष। और रास बिहारी बोस बेसिकली या की ऑर्गेनाइजर ऑफ द गदर रिवॉल्यूशन ही। और मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों ही पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में आज जाके ज़रूर पढ़िएगा। रास बिहारी बोस के बारे में, जोगेश चंद्र चटर्जी के बारे में और वीरेंद्र कुमार घोष के बारे में। कुछ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, उन पॉइंट को तो नोट डाउन कर ही लीजिए। रास बिहारी घोष, he was a key organizer of the Gadar party and he performed a key role for the establishment of the Indian Independent League। आगे लिखिए, he associated with the Lahore conspiracy। अब लाहौर कॉन्स्पिरेंसी क्या होती है, प्लीज़ आज जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी बोस एसोसिएटेड विद द लाहौर कॉन्स्पिरेंसी। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए एक और, इन 1943 ही हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ आज़ाद हिंद फौज टू सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये रास बिहारी बोस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखवा दिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन और भी सारे पॉइंट हैं रास बिहारी बोस के बारे में, योगेश चंद्र चटर्जी के बारे में, वीरेंद्र कुमार घोष जी के बारे में। प्लीज़ 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 आज ही जाके इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये। वीरेंद्र कुमार घोष जो हैं बेसिकली यंगर ब्रदर ऑफ द श्री अरविंदो घोष। ये बेसिकली यंगर ब्रदर है श्री अरविंदो घोष के। एंड वीरेंद्र कुमार पब्लिश बंगाली जर्नल जुगांतर, ठीक है। जुगांतर कौन पब्लिश करते हैं, प्लीज़ ये जितने भी वर्क हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी वर्क हैं, चाहे वो आर्टिकल पब्लिकेशन का क्यों ना हो, चाहे वो न्यूज़पेपर का क्यों ना हो, चाहे मैगजीन का क्यों ना हो, ठीक है, सारे के सारे देख के जाने। जुगांतर किसका है भाई, वीरेंद्र कुमार घोष का। और जुगांतर किसका है, वीरेंद्र कुमार घोष का। एंड एक और चीज़, वीरेंद्र कुमार घोष एसोसिएटेड विद द अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस कौन एसोसिएट हैं, वीरेंद्र कुमार घोष। और रास बिहारी बोस किससे एसोसिएट थे, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी। ये दोनों चीज़ देख के जाइएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, अलीपुर बॉम्ब केस और लाहौर कॉन्स्पिरेंसी। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी से कौन, रास बिहारी बोस, नॉट घोष बॉस। वीरेंद्र कुमार घोष किससे हैं, अलीपुर बॉम्ब केस, ठीक है। नाउ देखिए, जितना हो सकता है उतना तो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा ही रहा हूँ, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है अपने स्पेक्ट्रम में, ठीक है। प्लीज़ उनको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। नाउ 54th क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन। देखिए, फिर क्रिप्स मिशन से मेरे हिसाब से चौथे पांचवी बार क्रिप्स से फिर क्वेश्चन पूछा गया। 1909 के एक्ट से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1935 से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। इसलिए कहता हूँ कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन भी आप यहाँ से आपको क्लियर देखने को मिलेगा। आप खुद ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, किसी के कहने से या किसी के सुनने से कुछ नहीं, आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। इस सीरीज़ का मेरा मेन मोटिव यही था कि स्टूडेंट को खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि भाई रिपीट होते हैं क्वेश्चन है, पर्टिकुलर थीम से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो थीम को कैसे हम फ़िल्टर करें वो काम मैं खुद आपको करके दे रहा हूँ। तो आप ये चीज़ सीखिए, समझिए, ठीक है। जो भी चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ या मैं आपको कहता हूँ कि भाई नोट डाउन कर लीजिए, या जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ प्लीज़ उस चीज़ को आंसर दीजिए, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं आपसे ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 54 क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution Assembly would have members nominated by the Provincial Assembly as well as the princely state। ओके जी।
सेकंड स्टेटमेंट, एनी प्रोविंसेस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। बताइए आंसर। इजी क्वेश्चन है। ढंग से किसी ने, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ढंग से किसी ने पढ़ा होगा तो इजीली कर लेंगे। और क्रिप्स मिशन आया क्यों था ये पहले भी बता चुका हूँ और फिर मैं बता देता हूँ, टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, कब आया? 1942 में। क्यों आया वो भी मैंने बता दिया। अब क्रिप्स मिशन के जितने भी प्रोविज़न थे, जिस भी स्टूडेंट ने ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो वो बता देगा आंसर। आंसर है इसका बेसिकली बी, स्टेटमेंट सेकंड इज ओनली राइट। बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है सुन लीजिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड हैव द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंसेस एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। नो, नॉट नॉमिनेटेड, पार्शली इलेक्टेड थ्रू proportional representation and partially nominated from the princely state, not nominated in the provincial by the provincial assembly, but partially elected through the proportional represent. That's why the statement 1 is wrong. Okay, now next question. डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका ये क्रिप्स मिशन से 1942 क्यों आया था वो बता दिया, कब आया वो भी बता दिया। 59th क्वेश्चन करिए। इन द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Dutch established their factories, warehouse on the eastern coast of land granted to them by the Gajapati ruler। ठीक है भाई। Second, Alfonso the Albuquerque captured the Goa from the Bijapur Sultanate। ठीक है। Third statement, the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from the representative of the Vijayanagar Empire। बताइए भाई, सॉल्व करिए। थोड़ा सा मैं इसको हार्ड क्वेश्चन में डालूंगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग नॉलेज दोनों लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए अब मेरी बात सुनिए। डच ने अपनी जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी वो मसूलीपट्टनम में करी जी मसूलीपट्टनम में करी जी 1605 में। फिर इन्होंने पुलिकट में करी जी 1610 में। सूरत में करी इन्होंने 1616 में, ठीक है। एंड गजापति रूलर बेसिकली रूल इन कलिंगा एंड लार्जर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ऑल्सो द वेस्ट बंगाल एंड सर्टेन पार्ट ऑफ MP एंड झारखंड। इनका ये रूलिंग एरिया था। इन्होंने रूल कब करा? 1435 से लेके 1541 CE तक, ठीक है। इन्होंने फैक्ट्री लगाना कब से चालू किया भाई? मसूलीपट्टनम, मैंने आपको बताया जो लगाई इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई, 1610 में इन्होंने पुलिकट में लगाई, 1616 में इन्होंने सूरत में लगाई, ठीक है। समझ आ गया? ये इनकी टाइमलाइन है गजापति रूलर की, ये इनकी फैक्ट्री की टाइम है। 1605 से इन्होंने फैक्ट्री और इनकी 1435। अब स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट ये लाइन ये आपने सुनने के बाद स्टेटमेंट 1 आप वैसे रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि स्टेटमेंट 1 ये कहता है डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एंड वेयर हाउस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजापति रूलर। भाई गजापति रूलर किस टाइम पे, आप कब अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हो? सो by chronology we conclude that statement 1 is wrong। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। बेसिकली इसका आंसर अब आपके सामने आ ही गया होगा। जब फर्स्ट मैंने एलिमिनेट हटा दिया, गलत हो गया, तो क्या आंसर है? बी। अल्फोंसो डी अल्बुक्यू कैप्चर्ड अ गोवा फ्रॉम अ बीजापुर सुल्तान। बेसिकली एक मिनट इरेज कर देते हैं। अल्फोंसो डी अल्बुक्यू फ्रॉम 1509 से लेके 1515 तक, and he was considered as a real founder of the Portuguese power in India। एक चीज़ याद रखना, 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर करा। किसकी हेल्प से करा? कृष्णदेव राय की हेल्प से करा। लिख लेना, नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को। एंड बेसिकली कृष्णदेव राय रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। कब करा था भाई? 1510 में कैप्चर करा गोवा को। किसकी हेल्प से करा? कृष्णदेव राय की हेल्प से करा। और कृष्णदेव राय बेसिकली रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या था? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। 1639 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर का मतलब ये है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर जो थे उनको रिप्रेजेंटेटिव को बेसिकली कहते थे नया कास, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है।
कैसे किया, किसकी हेल्प से करा, और जिसकी हेल्प से करा वो कौन थे, वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अल्फोंसो डू एल्बुक्यू बेसिकली अ रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ओके, सो द आंसर इज बी। ये क्रोनोलॉजी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है अपना, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट वाला। ओके, नाउ 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 50th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 2023 के पेपर में, वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया। 2023 का पेपर भाई हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, सबने ये गाना लगा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आज तक मॉडर्न हिस्ट्री में इससे इजी क्वेश्चन कहीं पूछा गया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट के थ्रू, ये तो बेसिक है, सबसे पहले जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप किसी भी कोचिंग या कहीं भी कोई सी बुक उठा लो, ठीक है, तो दूसरी तीसरी क्लास में या तो पढ़ लोगे क्लास में, या फिर बुक पढ़ रहे हो तो तीसरे चौथे दिन ये स्टेटमेंट पढ़ ही लोगे। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बता दीजिए, रेगुलेशन एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1833। बता दीजिए। इसका आंसर है बेसिकली चार्टर एक्ट 1833। और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के थ्रू बने, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने, चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है भाई। गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कौन सा एक्ट के थ्रू बने, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो आप बताइएगा। 3 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछे हैं वो फ्रेम हो सकते हैं इन फ्यूचर में, और इस बार ही हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। नाउ 83 क्वेश्चन जो अपने 2023 के पेपर में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे, फाइन। सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी, इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे, फाइन। बताना कौन सा करेक्ट है, कि वन दोनों सही है, दूसरा सेकंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन कहता है जी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, सेकंड जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, या पहला गलत है, सेकंड सही है। इस तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए 2023 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में, लेकिन इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा नॉलेज होगी इस चीज़ की तो ईजिली कर लेंगे। बेसिकली 7 अगस्त इज़ डिक्लेयर द नेशनल हैंडलूम डे, ये 2015 में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया क्या था कि भाई 17 अगस्त जो है वो नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इट वॉज, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे, यस 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था। क्यों हुआ था, टू इनकरेज द इंडिजीनियस इंडस्ट्री, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने 7 अगस्त 2015 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि 7 अगस्त जो है वो नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाएगा, और 2022 में जो है वो 8th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सो द आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज करेक्ट, एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर टाइप क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं, अभी भी आपके सामने क्वेश्चन फिर आया है। कुछ एक्शन दिया हुआ है, कुछ एक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक्शन किस एक्ट में है ये आपको बताना है। अनऑथराइज वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, क्या ये द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है क्या। नोइंग, मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और अ मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज इन देयर ड्यूटीज़, क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है क्या। सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर, क्या ये आर्म्स एक्ट 2019 के अंदर आता है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्क्लेमर दिया था कि जब पेयर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, होते ये इजी हैं, ठीक है, दिखने में, लेकिन उतने ही ज़्यादा ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। यहाँ पे पता लगता है कि रिवीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे पता लगता है कि रिवीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पेयर बेस्ड क्वेश्चन तो देखो मिलने ही मिलने, हर हालत में मिलने,
ठीक है, देखने में बहुत सिंपल से ईजी से लगेंगे, लेकिन वहाँ पे गलत होने की उतनी संभावना रहती है, क्योंकि जिसके जितनी ज़्यादा रिवीजन और जिसके जितने ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी वही इन क्वेश्चनों को राइट मार के आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ने से, ऊपर पढ़ने से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो भी बात है मैं देखो आपको क्लियर बता देता हूँ, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी को प्रोसीड करें, क्योंकि प्रीलिम्स पास है देखो। ठीक है, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी। ठीक है, ओनली 2। अब ये 2 स्टेटमेंट कौन से सही हैं ये देखिएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ आर राइट। सेकंड जो दिया इन्होंने, नोइंग, मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और अ मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेजिंग इन देयर ड्यूटीज, ये जो है ना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर ही आता है। जो पहला इन्होंने बोला, अनऑथराइजिंग वीयरिंग ऑफ पुलिस ऑफ और मिलिट्री यूनिफॉर्म, बेसिकली ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 6 में डायरेक्टली दिया हुआ है। और जो सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला, नोइंग द मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और अ मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेजिंग इन देयर ड्यूटी, ये बेसिकली सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए सेकंड जो होता है रॉन्ग। 2 स्टेटमेंट कौन से सही हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, नाउ 2023, 2022, 2021 और 2020 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिला के सारे क्वेश्चन 2016 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनली जिस भी स्टूडेंट ने ये सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, आज मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, उन लोग स्टूडेंट को क्लियर ये चीज़ पता लग रही होगी, सामने उनके सामने मैंने ला के रख दी है कि देखिए ये 10 से 15 या 20 थीम हैं जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो 1885 से पहले टारगेट करो 1947 तक। उसके बाद उसमें भी क्या है कि 1935 से लेके 1947 तक, चाहे वो अगस्त ऑफर हो, क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन प्लान हो, ठीक है, चाहे क्रिप्स मिशन हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे 1935 से लेकर 1947 तक, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट हो, सारा का सारा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 जो मैंने बोला, 1919 का एक्ट क्यों ना हो, चार्टर एक्ट 1833, 1830, ठीक है, रिवोल्ट 1857 वाला, 1863 का एक्ट, 1871 का एक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगी। ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे हो, बैटल ऑफ प्लासी जो अपना है 1757 से लेके 1857 तक, रिवोल्ट 1857 तक, क्वेश्चन आए, लेकिन कंपेयर करोगे 1885 से लेके 1947 तक, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो फोकस जो करना है वो कहाँ पे ज़्यादा करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ फिर। फोकस जो अपन को करना है वो कहाँ पे करना है, 1885 से लेके 1947 तक, स्किप कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या फोकस करना है, 1757 से लेके 1857 तक। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी लेके रिवोल्ट 1857 तक, फिर रिवोल्ट के बाद आईएनसी के फॉर्मेशन से लेके 1885 से लेके इंडियन इंडिपेंडेंट 1947। इससे पहले की जो कहानी है ना, बैटल ऑफ प्लासी से पहले की, आपके सामने मैंने सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था 19 में, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, आपके सामने सब्जेक्ट की आपको डिमांड पता चल गई होगी, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी स्टडी को अभी करिए। मैं आपसे इस चीज़ पे हार्डली फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि तभी ही प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। ठीक है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। मैं इस चीज़ को फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में जितना हार्ड वर्क का गेम है, उससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क का गेम है। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको इतना फिल्टर कंटेंट प्रोवाइड करके दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अपन सब्जेक्ट वाइज जो है सारे PYQ 2-2 पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आज अभी तक पॉलिटी कंप्लीट है और आज जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ये सीरीज़ बहुत बेनिफिट होने वाली है फॉर UPSC CSC 2024 के लिए। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देंगे, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो भी अपना प्रीलिम्स निकालें, मेंस लिखें, आप भी लिखें, ठीक है। फिर मेंस का भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों के जब सपोर्ट मिलता है तो और भी फ़िल्टर कंटेंट लाने का अब मोटिवेशन होता है कि चलो ठीक है कि एक नया एक इनिशिएटिव लाते हैं। तो अभी जो प्लानिंग चल रही है कि भाई वो मैपिंग बेसिस का कुछ प्लानिंग चल रहा है अभी। जब भी ये फाइनल होता है मैं आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि भाई नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो या तो प्लेसेस इन न्यूज़ पे लाएंगे या फिर वर्ल्ड मैपिंग पे लाएंगे। देखो यहाँ पे स्टूडेंट को मैक्सिमम दिक्कत फेस होती है, ठीक है, जो कि मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस करा है कि भाई या तो वर्ल्ड मैपिंग से मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत होती है। अब जैसे 2024 का प्रीलिम जैसे ही पास आ रहा है तो उसमें प्लेसेस इन न्यूज़ के कम से भी कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो या तो उस पर सीरीज़ आएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग का जब तक सपोर्ट मिलता रहेगा तो ऐसे सीरीज़ लाने का भी इंटरनल मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।